डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले इस शब्द को समझना होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो देखिए, डीएनए से डीएनए का बनना, यानी अपने से पहले कोई एक डीएनए है, जैसे ये एक कोई डीएनए है, ऐसे समझिए इसको। थोड़ा मैं इसे नीचे कर लूं। जैसे ये कोई डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये आपको पता है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बने होते हैं। तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना लेने के ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। जैसे ये एक सिंगल डीएनए है, तो एक डीएनए से आपको दो डीएनए का फॉर्मेशन होगा, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो देखिए, डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बोलते हैं। अभी कैसे ये फॉर्म हो रहा है, इसके पूरे मैकेनिज्म पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अभी केवल हम शब्दों को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को, ये एक प्रोसेस हुआ जिसमें ये एक पेरेंट डीएनए है, ये है पेरेंट डीएनए। और पेरेंट डीएनए से दो नया जो डीएनए बना, न्यू, ये कहलाएगा डॉटर डीएनए। ठीक है। तो डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और एक टर्म है, पहले रेप्लिकेशन शब्द को आप समझिए, ये रेप्लिकेशन शब्द को। तो देखिए, जैसा ये पेरेंट डीएनए होगा, एग्जैक्टली उसी का ये कॉपी होगा, दोनों ये और ये। तो एक दूसरे के कॉपी को हम बोलते हैं रेप्लिका। एक दूसरे, जैसे फोटो कॉपी आप समझते हैं, तो ये ओरिजिनल कॉपी है और ये दोनों इसका क्या है? फोटो कॉपी है। तो ये फोटो कॉपी जो आपस में एक दूसरे का जो है एग्जैक्टली कॉपी जो है, ये दोनों एक दूसरे का कहलाता है रेप्लिका। और रेप्लिका के फॉर्मेशन को हम कहेंगे रेप्लिकेशन। तो क्लियर हो गया होगा कि रेप्लिकेशन शब्द आपको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट डीएनए होता है कौन? डॉटर डीएनए। और डॉटर डीएनए आपस में कहलाता है रेप्लिका, और रेप्लिका के फॉर्मेशन को हम कहेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है। अब एक बात और आपको समझना होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कहाँ है और ये क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी इस वजह से है कि हमारे अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो सारा का सारा कोडेड होता है कहाँ? वो सारे के सारे कोडेड होते हैं डीएनए में। और डीएनए से बनता है क्या? आरएनए। बेसिकली हम यहाँ बना लेते हैं एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन से फिर क्या बनता है? इंजाइम बनता है, क्योंकि मैक्सिमम जो इंजाइम होते हैं वो प्रोटीनेसियस नेचर के होते हैं। और इंजाइम से कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होता है। तो फाइनल जो इन्फॉर्मेशन कुछ भी है, तो वो कोडेड होता है कहाँ? ये डीएनए में। और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं जीन। और डीएनए होता कहाँ है? डीएनए होता है हमारे हर एक सेल के क्रोमोजोम में, क्योंकि क्रोमोजोम जो बना होता है वो बना होता है डीएनए से। और दूसरा कौन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन आपका, इसका जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए निगेटिवली चार्ज। ये दोनों मिलकर के ही बनाता है क्रोमोजोम। और आपको पता है कि क्रोमोजोम गेमिट के जरिए, गेमिट आप समझ रहे हैं, जैसे ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवम। तो क्रोमोजोम्स
गेमिट के जरिए यानी स्पर्म और ओवम के जरिए दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन के समय फ्यूज करेगा तो बनाता है क्या, जाइगोट। और जाइगोट से ही नए फीटस का क्या होता है, नए बच्चे का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो देखिए फाइनली क्रोमोजोम्स चला गया कहाँ, जाइगोट में। यदि मेल के लिए 23 क्रोमोजोम है, फीमेल के ओवम के लिए 23 क्रोमोजोम है, तो जाइगोट में कितना गेन कर लिया, 46 क्रोमोजोम। और यही 46 क्रोमोजोम ये जो जाइगोट सिंगल सेल है ये डिवाइड करेगा। डिवाइड कर करके एक सेल से क्या बनाएगा, 2 सेल, 2 से कितना बनाएगा, 4 से कितना, माइटोसिस डिवीजन होता है। अब आपको ये समझना है कि रिप्लिकेशन क्यों जरूरी है। अब इस जाइगोट में जो डीएनए है, जाइगोट तो सिंगल सेल का ठहरा, इससे बनाना है 2 नया सेल, तो इसमें भी डीएनए चाहिए और इसमें भी डीएनए चाहिए। यदि डीएनए का क्वांटिटी इसमें से बढ़ेगा नहीं तो इन सबों में डीएनए जाएगा कहाँ से। तो जितना डीएनए इस जाइगोट के एक सेल में है उतना ही जो नए 2 सेल्स बनेंगे इसमें, ऐसे ही 4 सेल 5 सेल सबों में डीएनए का बनना क्या है, जरूरी है। तो डीएनए का बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन भी क्या है, जरूरी है। अब आप यहाँ समझिए क्या कि जाइगोट एक सेल से 2 सेल कैसे बना। तो यहाँ एक प्रोसेस हुआ जिसे हम कहेंगे सेल डिवीजन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, सेल डिवीजन बोलेंगे। अब सेल डिवीजन पे आपको समझना होगा कि सेल डिवीजन एक तरीके का नहीं होता है। सेल डिवीजन में 2 स्टेप्स होता है, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है माइटोटिक फेज। यानी आपने यहाँ तक समझा कि क्रोमोजोम के जरिए डीएनए चला गया है कहाँ, जाइगोट में। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि वाई रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है। अब इसमें हुआ क्या, माइटोसिस हुआ तो कितने सेल बने, एक सेल से 2 सेल। आपको पता है कि माइटोसिस में क्रोमोजोम्स नंबर क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। यदि यहाँ 2n = 46 है तो यहाँ भी हो जाएगा 2n = 46 एंड 2n = 46। 2n कहने का मतलब डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड कहने का मतलब कि यहाँ मैटरनल क्रोमोजोम जो कि आया है ओवम से और पैटर्नल क्रोमोजोम जो कि आया है कहाँ, स्पर्म से, वो क्या रहता है, पेयर के फॉर्म में। पेयर के फॉर्म में यदि क्रोमोजोम्स किसी सेल में मिल रहा हो तो वो कहलाएगा क्या, डिप्लॉयड कहलाएगा। तो ये है जाइगोट। अभी हम समझ रहे हैं वाई रेप्लिकेशन। अभी रेप्लिकेशन पे पूरा चर्चा नहीं किया, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो माइटोसिस हुआ। माइटोसिस एक तरीके का क्या है, सेल डिवाइड करने का एक प्रोसेस है। ये माइटोसिस तो देखिए जब कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो उसमें 2 बातें होती है। जैसे ये जाइगोट को डिवाइड करना है तो सबसे पहले ये अपने साइज़ को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। तो ये छोटा था, अब ये क्या हो गया, बड़े साइज का हो गया। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी अपने साइज को क्या करेगा, तो बड़ा जब साइज होगा तो ये इंटरफेज से गुजरेगा। ये आप पढ़े होंगे कहाँ, ये सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा, इंटरफेज। अब इंटरफेज में ये तैयारी करता है डिवाइड करने का, तो ये अपने अंदर बहुत सारे मटेरियल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ये गुजरता है G1 फेज से, फिर होता है कौन सा, एस फेज, फिर होता है G2 फेज, तब आता है माइटोटिक फेज। यही माइटोटिक फेज में ये क्या होगा, एक सेल से कितना सेल बन जाएगा, 2 सेल में। अब जब G1 फेज इस सेल्स में ये जब चलता रहेगा तब ये इसके अंदर प्रोटीन, इंजाइम, इन सबों का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आरएनए प्रोटीन और इंजाइम का सिंथेसिस हो जाएगा। इस फेज में जो डीएनए है उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इस फेज में। तो इस फेज में ही क्या होता है, क्वांटिटी दुगना हो गया डीएनए का, यानी एक डीएनए है उससे कितना डीएनए बन गया, 2 नया डीएनए बन गया। तो डीएनए के बनने का जो प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन होता है कहाँ, इस फेज में होता है, इंटरफेज में। फिर इसके बाद G2 में जाएगा, G2 के बाद चला जाता है माइटोटिक फेज में, और एक सेल से फाइनली कितना हो जाएगा, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो रेप्लिकेशन जो होता है वो इस फेज में होता है, इंटरफेज का, सेल साइकिल के समय। क्लियर हो गया। तो डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो क्यों ज़रूरी है कि जब एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्रोमोजोम्स की संख्या दुगना होगा,
क्रोमोजोम्स की संख्या दुगना तभी हो सकता है जब डीएनए का अमाउंट दुगना हो जाए और साथ साथ में हिस्टोन प्रोटीन का भी अमाउंट दुगना हो जाए, क्योंकि यही दोनों मिलकर के क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक के? तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे ही आ जाएं और बाकी सारे चीज़ों को हम अच्छे तरीके से क्या करें, समझें। अब हर एक पॉइंट को हम चर्चा करते हुए चलेंगे। अभी तक मात्र यही समझ में आया है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, रेप्लिकेशन शब्द आपने समझा। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन आपने क्या क्या समझा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए से नए डीएनए के बनाने के प्रोसेस को ये बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अभी आपको इसकी चर्चा मैंने कर दिया। एस फेज इंटरफेज का एक क्या है, पार्ट है। सबसे ज़्यादा टाइम लेता है एस फेज, ठीक है। और यदि सेल डिवीजन हो रहा हो तो इंटरफेज सबसे ज़्यादा टाइम लेता है माइटोटिक फेज के तुलना में। और इंटरफेज में भी सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो कौन, एस फेज, क्योंकि इसे डीएनए बनाना है। और डीएनए इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। क्लियर? वॉटसन एंड क्रिक ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था स्कीम फॉर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए रिप्लिकेशन होता कैसे है, एक डीएनए से दो डीएनए बनता कैसे है, इसके बारे में सबसे पहले बताया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। और ये क्वेश्चन बन करके आपके एग्जाम में आता रहता है। इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो चलिए अब इन शब्दों को भी आप समझ लीजिए कि सेमी कंजर्वेटिव शब्द यहाँ क्यों यूज किया गया है, वर्ड क्यों यूज किया गया है। तो देखिए एक्चुअली डीएनए के रिप्लिकेशन के समय होता क्या है, तो देखिए ये है पेरेंट डीएनए जो यूजुअली हम ऐसे करके जो बनाते हैं, इसे हम अच्छे तरीके से सीधा कर दें तो ये ऐसे ही होता है। अब इसका लंबा लेंथ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अपने स्टेबिलिटी के कारण स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसका स्ट्रक्चर हेलिक्स टाइप का हो जाता है। तो ये हेलिक्स टाइप का है, इसको सीधा कर लिए हैं, ठीक है। तो डीएनए का ये जो बैकबोन है इसको बोलते हैं बैकबोन। ये बैकबोन बना होता है शुगर का और फॉस्फेट का। और ये बीच में जो यहाँ जो आप देख रहे हैं नाइट्रोजिनस बेसेज है एडेनिन, और ये एडेनिन जब भी आएगा तो थाइमिन के साथ आता है, गुआनिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ। और जब भी एडेनिन थाइमिन के साथ आता है डीएनए में तो डबल बॉन्ड बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब आप यहाँ देखिए कुछ भी सीक्वेंस में आ सकता है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन फिर आ सकता है, मान लीजिए कि गुआनिन कुछ भी, तो इधर साइटोसिन हो जाएगा। यहाँ थाइमिन है तो एडेनिन, इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं जाकर के, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डबल बॉन्ड जहाँ भी गुआनिन साइटोसिन या साइटोसिन गुआनिन एक साथ आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन या थाइमिन एडेनिन एक साथ आ गया तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये है नाइट्रोजिनस बेसेज। एडेनिन है प्यूरिन, नाइट्रोजिनस बेसेज भी दो तरीके का होता है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। तो जब एक प्यूरिन आएगा तो दूसरा उसके साथ कौन आएगा, पायरिमिडिन आएगा। ये 4 गप्स रूल कहता है। तो गुआनिन भी प्यूरिन है, पायरिमिडिन है, ये देखिए पायरिमिडिन है, ये प्यूरिन है। क्लियर हो गया? प्यूरिन पायरिमिडिन ये सब जितनी चर्चाएं हैं वहाँ हम कर चुके हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आता ही होगा, तभी तो आप रेप्लिकेशन पढ़ना क्या किए हैं, शुरू किए हैं। तो ये है पेरेंट डीएनए, भी नहीं लिखा हुआ है, आर है, पेरेंट डीएनए है, या इसे हम कहेंगे मदर डीएनए। सबसे पहले क्या होता है कि पेरेंट डीएनए का अच्छे तरीके से समझने के लिए पेरेंट डीएनए के बीच का जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये डिसोसिएट हो जाता है। तो ये वाला स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, अलग, और ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, अलग। तो ये जो देख रहे हैं ये, इसको इस कलर से यदि हम इसको देख लें इस कलर से, तो ये हुआ क्या है, ये पुराना डीएनए का ये पार्ट है, ये वाला दोनों स्ट्रैंड डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक चर्चा की है, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ तो ये आ गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये देखिए ये पुराना है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, जो पहले से इसमें और इसमें जो स्ट्रैंड था डीएनए का सेम वही है, ठीक है। आप कंपेयर कर करके यहाँ देख सकते हैं, ये है 5 प्राइम तो ये भी है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम तो ये है 3 प्राइम, ठीक है। ये है 3 प्राइम
तो देखिए ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, तो ये भी हो जाएगा क्या 5 प्राइम। तो ये है ओल्ड स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड है, ठीक है। ये ओल्ड स्ट्रैंड क्यों? क्योंकि बीच से ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर गया है, डिसोसिएट कर गया है। डिसोसिएट किया तो यहाँ एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पुराने स्ट्रैंड पे नए स्ट्रैंड का फिर से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो नए स्ट्रैंड में आना होगा शुगर का, नाइट्रोजिनस बेस का और किसका, फॉस्फेट का। ये आपस में आकर के एंजाइम के मदद से और ये सब रॉ मटेरियल के मदद से इस तरीके से ये ओल्ड स्ट्रैंड पे ये आकर के न्यू स्ट्रैंड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल होता है, तो ये 5 प्राइम होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम। एडिनिन यहाँ है तो यहाँ नाइट्रोजिनस बेसिस में कौन आ जाएगा, थाइमिन। आपको पता है कि एडिनिन थाइमिन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ये गुआनिन है तो ये आ जाएगा साइटोसिन, थाइमिन तो एडिनिन। सिमिलरली आप यहाँ देख रहे थे ये क्या था, थाइमिन, तो नए स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन होगा तो उसमें एडिनिन, गुआनिन और थाइमिन इस तरीके से आकर के जुड़ेगा। ये एक रेडीमेड आइडिया है, ये पूरा मैकेनिज्म नहीं है अभी, ठीक है। अब आप देखिए कि जो नए तरीके का जो डीएनए बना वो एग्जैक्ट कॉपी है किसका, एग्जैक्ट कॉपी है आपका पेरेंट डीएनए का या मदर डीएनए का। कैसे, देखिए सब कुछ मिलाइए, एडिनिन थाइमिन, एडिनिन थाइमिन, थाइमिन एडिनिन, पलट गया तो नहीं, उसे नहीं लेना देना है, लेकिन है ना इस सीक्वेंस पे गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन, क्लियर। तो एग्जैक्टली कॉपी है ये अपने मदर डीएनए का, ये दोनों। तो ये दोनों आपस में ये जो डॉटर डीएनए है कहलाएगा रेप्लिका, और रेप्लिका के बनने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, क्लियर। अब एक वर्ड आता है सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ। कंजर्वेटिव माने खुद को बचा लेना, कंजर्वेटिव यानी कंजूस, आधा खुद, कम से कम आधा तो बचा लेना। तो देखिए ये जो डॉटर डीएनए जो बना है, तो डॉटर डीएनए बना है उसमें एक हिस्सा जो है वो अपने मदर डीएनए का है, यानी मदर डीएनए खुद को हाफ क्या कर लिया, बचा लिया। इसमें भी एक हिस्सा किसका है, मदर डीएनए का है, आधा हिस्सा है, पूरा नहीं है। तो आधा खुद को बचा लेना ही कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। क्या कहलाता है, सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर हो गया होगा। फिर एक और आपको यहाँ समझना होगा, आपने देखा होगा ईंट को बनते हुए, हाँ, तो ईंट में क्या होता है आपका, इस तरीके से एक थोड़ा सा हम एक आइडिया ले लें। एक और शब्द है समझाना, तो मान लिया जाए कि ये आपका चेहरा है, मान लेते हैं, मेरा नहीं आपका। इस पे ला करके मिट्टी थोप दीजिए पूरा ऐसे ऐसे, फिर जब मिट्टी सूख जाए तो इसको आप निकाल लीजिए। तो इसमें आपको इस तरीके का डिजाइन आपको मिला हुआ मिलेगा। फिर बाहर से आप जितना मिट्टी इसमें डालेंगे और निकालते जाएंगे तो ये आपके फेस के टाइप का यहाँ बनता चला जाएगा। ये सब समझ में आ गया होगा। तो जो आपने यहाँ पे गीली मिट्टी डाला, सुखा लिया, सुखाने के बाद जो इधर मिला इसको हम कहेंगे टेम्पलेट या सांचा, टेम्पलेट, ठीक है। अब इस टेम्पलेट की मदद से आप अपने तरीके का फेस जितना चाहें उतना बना सकते हैं। मिट्टी डालिए, निकालिए, सुखाइए, तो एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, सब आपस में एक दूसरे का क्या हो जाएगा, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी तो क्या, रेप्लिका। रेप्लिका ये आपस में हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को भी हम कहेंगे रेप्लिकेशन। आप देखिए जैसे माइंटिंग ऑफ कॉइन्स, सिक्का जहाँ छपता होगा तो एक उसका अपना एक सांचा होगा, उसमें डालता होगा आपका क्या मटेरियल, सिक्का जिससे बनता है, कॉइन्स जिससे बनते हैं, और फिर उससे एक कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, जितना आपस में बनाना है बना लेगा। तो ये जो बनाने का काम कर रहा है इसी को हम कहते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये सब जो माइंटिंग ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स के इससे क्या हो जाएगा, अपोजिट। जैसे आपके फेस का टेम्पलेट, आपके चेहरे का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होगा। या हमें ईंट बनाना है, ब्रिक, तो इस तरह का डिजाइन है।
इसमें मिट्टी डालेंगे निकालेंगे तो इस तरीके का 1 ब्रिक 2 ब्रिक 3 ब्रिक बनेगा, तो ये कहलाएगा टेम्पलेट। और ये टेम्पलेट जो होगा इसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक उसी तरीके से डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। अब टेम्पलेट डिपेंडेंट हम इसको क्यों कहते हैं, तो देखिए पहले तो एक ये मदर डीएनए था, मान लीजिए कि यहाँ एडेनिन तो यहाँ कौन सा थाइमिन डबल बॉन्ड, यहाँ गुआनिन तो यहाँ कौन सा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। अब इन्हीं के बीच में बॉन्ड का जब डिसोसिएशन हो गया, इसे मान लेते हैं 5 प्राइम, इसे 3 प्राइम और इसे 3 प्राइम, तो ये हो जाएगा कौन सा 5 प्राइम। क्लियर, तो इसे मान लीजिए ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम और ये 3 प्राइम, तो ये हो जाएगा कौन सा 5 प्राइम। तो ये एडेनिन, यहाँ कौन है गुआनिन, यहाँ थाइमिन, यहाँ कौन सा साइटोसिन। अब जो नया जो यहाँ जो डीएनए बनेगा न्यू स्ट्रैंड, ये तो ओल्ड स्ट्रैंड हो गया, ओल्ड स्ट्रैंड। तो जो न्यू स्ट्रैंड जो यहाँ बन रहा है, यहाँ भी एक जो बनेगा न्यू स्ट्रैंड, इसका जस्ट ये अपोजिट होगा। कैसे, एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन आना होगा, यहाँ थाइमिन है तो यहाँ कौन आना होगा एडेनिन आना होगा, यहाँ गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन आएगा, साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन। यानी ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो एक तरीके से काम किया क्या टेम्पलेट का। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, तो वो होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। हर एक शब्द को अभी समझते चलिए, अभी केवल ऊपर समझ रहे हैं, बेसिक मैकेनिज्म पे अभी आप नहीं पहुँचे हैं। पेशेंस बनाए रखिए, पढ़ना आसान नहीं होता है, ठीक है, और आसान तभी होगा जब आप समझ रहे हैं, और इससे आसान कोई काम है भी नहीं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो एक्ट्स करता है एज ए टेम्पलेट, ओल्ड स्ट्रैंड एक्ट्स एज ए टेम्पलेट। तो ये शब्द भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्या हमने बात किया था, हमने बात किया डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्यों, क्योंकि जो डॉटर डीएनए बना होगा उसमें जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा आपका ओल्ड स्ट्रैंड होगा, और दूसरा कौन सा होगा न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। साइंस बिना प्रूफ का किसी बात को मानता नहीं है, केवल पेन और पेपर पे कह देने से ये नहीं होगा। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंटली इसको क्या किया गया है, प्रूफ किया गया है। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया गया मेसेल्सन एंड स्टोहल के थ्रू। कब, 1958 में। देखिए साइंस का डेवलपमेंट ज़्यादा पुराना नहीं है, इधर से ही हो रहा है 1958 में। और उन्होंने प्रूफ किया था कि सेमी कंजर्वेटिव होता है मेसेल्सन एंड स्टोहल में। तो किस में किया था, ई कोलाई में। अब मैक्सिमम आप एक्सपेरिमेंट देखिएगा ई कोलाई में। क्यों, ई कोलाई का लाइफ साइकिल बहुत कम होता है। तो जैसे भिसिया फावाइक है, उसका मात्र 19 घंटे का लाइफ साइकिल है। ई कोलाई का भी लगभग एक ही दिन का इसका लाइफ साइकिल है। तो ये रिजल्ट तुरंत देगा। और ये सिंगल सेल है बैक्टीरिया, सिंगल सेल जो बैक्टीरिया हो जाने की वजह से हम आसान तरीके से देख सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को। और टेलर, ये साइंटिस्ट का नाम है, कपड़ा सीने वाला नहीं है, इन भिसिया फावा 1958। क्लियर। टेलर ने क्या यूज किया, टेलर ने यूज किया रेडियो ट्रेसर टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें रेडियो आइसोटोप्स का इन्होंने यूज किया, ये ट्रिटियम का। आपको पता है कि हाइड्रोजन 3 फॉर्म में मिलेगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स होता है। तीनों का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा 1 होगा। एटॉमिक मास एक का 1, एक का 2 और एक का 3। हेवी वाटर में आप यही देखते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। तो इन्होंने ट्रिटियम का इस्तेमाल किया, ठीक है। और नॉर्मल वाटर होता है उसमें ये हाइड्रोजन होता है, और हेवी वाटर में ये होता है। तो हेवी वाटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, G2O लिख देते हैं। क्लियर हो गया। तो ट्रिटियम एक D2O, ये जो जिसका एटॉमिक मास 2 और 3 है हाइड्रोजन का, ये सब का सब रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। अब रेडियो एक्टिव नेचर होने का मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का मतलब होता है कि ये जो ट्रिटियम है, यानी ट्रिटियम यानी ये जो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 3 है,
ये इसका न्यूक्लियस खुद ब खुद ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के खुद ब खुद अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज प्रोड्यूस करेगा। अब अल्फ़ा रेज इमिट कर रहा हो या बीटा रेज या गामा रेज, तो इसको एक्सरे के फिल्म पे हमें देखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आप तभी किसी चीज़ को देख पाते हैं जब उससे कुछ रेज आ रहा होता है, नहीं तो आप किसी चीज़ को आप नहीं देख पाएंगे। कभी आपने ये महसूस किया है कि रात में देखना है, देखने का काम आँख करता है और आप अंधेरे में हैं तो आँख पे टॉर्च मार करके आप देख रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। आप किस चीज़ पे, जिस चीज़ को देखना होता है आप उसी चीज़ पे टॉर्च मारते हैं, वहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होता है, तब आपके आँखों पे वो पड़ता है। ठीक उसी तरीके से टेलर ने यही बुद्धि लगाया कि इन्होंने ले लिया क्या, रेडियो ट्रेसर टेक्निक का इस्तेमाल किया, रेडियो आइसोटोप्स लिया क्या, ट्रिटियम यानी ट्रिटिएटेड थाइमिडीन, ट्रिटिएटेड थाइमिडीन। अब ये समझिए, ये है, एक होता है थाइमीन, और वैसे थाइमीन जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, ट्रिटियम के फॉर्म में हो, तो वो कहलाएगा ट्रिटिएटेड थाइमिडीन। क्लियर हो गया होगा। और थाइमिन तो डीएनए में होता ही है। थाइमिन एक तरीके का नाइट्रोजिनस बेस है और जो एक पायरिमिडीन है। क्लियर। मिशेल्सन एंड स्टोहल ने यूज किया था हेवी आइसोटोप, और हेवी आइसोटोप यहाँ कौन सा हो गया, N15। अब ये आपको एक समझना होगा कि हेवी आइसोटोप से N15 को क्यों कहा, तो नाइट्रोजन मिलता है N14 के फॉर्म में और N15 के फॉर्म में। अब जिसका एटम और डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस होता ही है, नाइट्रोजिनस बेस वैसा बेस जो नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है, तो N14 ये हेवी आइसोटोप्स नहीं है, लेकिन N15 इसका एटॉमिक मास बढ़ गया, तो इस वजह से इसे कहा गया हेवी आइसोटोप्स। नाइट्रोजन का यूज इन्होंने क्यों किया, क्योंकि डीएनए बना होता है नाइट्रोजिनस बेसेज से। नाइट्रोजिनस बेसेज दो तरीके का, प्यूरीन, पायरिमिडीन। क्लियर हो गया, कोई तकलीफ यहाँ तक के नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वीर तुम बढ़े चलो। हाँ, अब एक्सपेरिमेंट पे नज़र डाल लेते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन पे। ये सब आपसे पूछा जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो रोक रोक करके देखिएगा, मन ना करे तो देखिए ही नहीं। पढ़ने के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता है किसी को, पढ़ना खुद का काम है, अपना ज़िंदगी बदलना है। आगे देखिए, एक्सपेरिमेंट देखिए कि मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोहल, मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोहल 1958 में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कैसे प्रूव किया कि डीएनए जो होता है उसका नेचर होता है सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी अपने ये आधे स्ट्रैंड को क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा नए स्ट्रैंड में। क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझने के लिए आपको पेशेंस रख करके हर एक डायग्राम को समझना होगा और एक सीक्वेंस में समझना होगा। यदि आपने हड़बड़ी की तो गड़बड़ी होना क्या है, गड़बड़ी होना ज़रूरी है। तो कृपया कर करके आप एक्सपेरिमेंट को जब हम पढ़ा रहे हैं तो पेशेंस रख करके आप इसे क्या करिएगा, समझिएगा। यदि आप में पेशेंस नहीं है तब आप समझ लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, इकोलाई को पुट किया। थोड़े से अमाउंट में इकोलाई को लिया, क्योंकि इसमें कई जनरेशन तक इसको ग्रो कराना है। फिर से आप समझ लीजिए, मिशेल्सन एंड स्टोहल ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें पहले इकोलाई के खाने पीने का व्यवस्था किया। तो खाने पीने का जो व्यवस्था होता है उसको बोलते हैं कल्चर मीडियम, जिसमें इकोलाई को जब इसमें डाला जाएगा तो वो ग्रो कर सके। यानी एक इकोलाई को इसमें डाला जाएगा तो 1 से 2 होगा, 2 से कितना होगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। यानी इकोलाई इसमें सिंगल ही पहले डाला जाएगा। ठीक है। और
इसके खाने पीने का जो सोर्स है उसे बोलते हैं हम कल्चर मीडियम। और इसके कल्चर मीडियम में जो नाइट्रोजन सप्लाई किया गया है, देखिए आपको जो खाने के लिए जो चीज़ दिया जाएगा, और मान लीजिए कि आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, ठीक है, और इसमें आपको करेला दे दिया जाए खाने के लिए। करेला आप ऐसे खाते नहीं हैं, अब मरता क्या नहीं करता, आप करेला खाइएगा ही। जब रूम बंद रहेगा और भूख लगेगी तो अब जाहिर सी बात है कि जीने के लिए आप करेला खाएंगे ही। ठीक वही हाल ई कोलाई के साथ यहाँ होने वाला है। जो नेचुरल जो ई कोलाई बेचारा ये है, इसमें नाइट्रोजन 14 है इसके नाइट्रोजिनस बेसेज में, यानी इसका जो डीएनए है, इसके दोनों स्ट्रैंड में N14 और N14 पहले से है इसके डीएनए में। ये इस ई कोलाई में, एक सिंगल ई कोलाई में। अब इस ई कोलाई को खाने पीने का पूरा व्यवस्था किया गया, लेकिन खाने पीने के लिए तो आपको पता है कि एक ई कोलाई से कितना ई कोलाई बनेगा, 2। तो जब 2 ई कोलाई बनेगा तो एक डीएनए इसमें मान लिया जाए कि है, तो इसमें भी एक नया डीएनए बनेगा, इसमें भी नया डीएनए बनेगा। अब डीएनए के बनने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो नेचर में मिलता है वो 14 के फॉर्म में। आप यहाँ सप्लाई करके रख रहे हैं कौन, N15। अमोनियम क्लोराइड को इस कल्चर मीडियम में डाल दिए हैं। N15 एक तरीके का हेवी आइसोटोप्स है नाइट्रोजन का, जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नेचर का नहीं होता है। क्लियर, समझ गए? अब आप यहाँ समझिए, आपने इसमें एक डीएनए ऐसे डाला है जो कि है N14 और N14। तो एक कोलाई, जब ये 2 ई कोलाई बनेगा तो दोनों में चाहिए डीएनए, तो ये दोनों में जाएगा डीएनए। तो तब क्या होगा कि इसका जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो टूट करके हो जाएगा ये N14 और ये भी N14 रहेगा। अब इसके साथ जो ये नया स्ट्रैंड बनेगा, इसके साथ जो ये नया स्ट्रैंड बनेगा, तो आपने सप्लाई करके रखा है इसको N15, तो न्यू स्ट्रैंड में हो जाएगा N15 का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से फिर इसके अगले जनरेशन को आप ले जाइएगा, तो फिर ये हो जाएगा N14 और ये वाला हो जाएगा N15। ये दोनों स्ट्रैंड को तोड़े हैं, तो यहाँ फिर N15 और यहाँ N15 तो 2 बन गया। तो कई जनरेशन तक के उन्होंने इसमें जब छोड़ा तो फाइनल क्या होते चला गया कि N14 गायब ही हो गया, और जो नया डीएनए बनेगा वो फाइनली जिसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी उसमें दोनों स्ट्रैंड हो जाएगा N15 और N15 का। ठीक है, क्या इन्होंने टेक्निक लगाया है जो पहले आप यहाँ अभी आप समझिए। तो देखिए, तो कल्चर मीडियम में इन्होंने ये सप्लाई किया जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। इससे इनको रिजल्ट क्या मिला, N15 बाज इनकॉर्पोरेटेड, N15 इनकॉर्पोरेट हो जाएगा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, यानी जो नया डीएनए जो फाइनली जो मिलेगा उसके दोनों स्ट्रैंड में फाइनली क्या आ जाएगा, N15 और N15 नाइट्रोजिनस बेसेज आ जाएगा। अभी आप पढ़ रहे हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन होता है क्या, सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं मेसेल्सन एंड स्टोहल का 1958। आगे देखिए, अब ये इसी टेस्ट ट्यूब को ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए क्या किया गया, रोटेट करा दिया गया। तो हेवी आइसोटोप्स होने की वजह से जितने भी ई कोलाई था वो कहाँ मिला, ग्राउंड पे मिला उसका डीएनए। ठीक है, क्योंकि N15 और N15 ये हेवी डीएनए हो गया इसका। तो हेवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जैसे मट्ठा मारना, इन ए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, और इसमें जो डाला गया है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का काम है। इसका जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराइएगा तो इसके जितने डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉटम में मिलेगा, नीचे मिलेगा। क्यों? क्योंकि N15 और N15 क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स काफ़ी हैवी है,
और सीजियम क्लोराइड में आप N14 वाले जब डीएनए डालिएगा तो उसका बैंड ऊपर मिलेगा, N14 और N14 का। लेकिन वही जिसमें दोनों तरीके का होगा वो बीच में मिलेगा उसका बैंड, N14 और N15 का। तो ये बीच वाले से ही पता चलेगा कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि बीच वाले में ही ना N14 पेरेंट डीएनए का और N15 आपने बना दिया उसको सप्लाई कर करके अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, अभी ये तो फाइनल रिजल्ट मैंने बता दिया। अभी आप आगे देखिए, यही काम होगा। देखिए बी वाले पार्ट में देखिए, वो एक्सपेरिमेंट का पहला हिस्सा समाप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब देखिए ये ई कोलाई है। पहले एक्सपेरिमेंट में आपने इस ई कोलाई को मॉडिफाई कर करके इसके दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर लिया है, हेवी बना लिया है, N15 का। ठीक है, इसके पास ये डीएनए है। अब इसको आपने बदल दिया मीडियम, ट्रांसफर्ड इनटू ये मीडियम किसमें, N14 अमोनियम क्लोराइड। देखिए पहले आपने डाला था N15 में, अब चला गया N14 में। तो N14 में और फिर वही प्रोसेस आपने अपनाया, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये कहाँ मिला, इंटरमीडिएट डेंसिटी का मिल गया, बीच का मिल गया। बीच का मिल गया तो एक तो हो गया ये क्या, ये इसको यदि हम पेरेंट डीएनए मान लें तो पेरेंट डीएनए हो गया N15 और ये N15। तो इसमें जो नया ये जो बना वो कैसा बन जाएगा, N14। इसी से पता चल जाता है कि डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि ये जो बैंड मिलेगा डीएनए का वो नीचे ना मिल करके, नीचे मिल रहा था किसका, N15 का। अब N15 गायब हो गया, मिलने लगा कहाँ, बीच में मिलने लगा। और शुरू में जब हम लिए थे क्या N14 तो उसका जो डीएनए का पैटर्न मिला था कहाँ, ऊपर मिला था। तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो ग्राउंड में जाएगा, जिसका कम रहेगा वो सरफेस पे आ जाएगा, जिसका बीच में रहेगा वो बीच में आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट डेंसिटी से ही पता चलता है मिचेल्सन एंड स्टोहल का एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ तक के। और इसका जो ई कोलाई का लाइफ साइकिल 20 ही मिनट में होता है। 20 मिनट में ही अपने डीएनए की क्वांटिटी को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। तो देखिए N14 हो गया इससे। एक है ये ओल्ड स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें। अभी आप पढ़ रहे हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। और किसके एक्सपेरिमेंट की चर्चा कर रहे हैं, मिचेल्सन एंड स्टोहल की। किसकी चर्चा कर रहे हैं, मिचेल्सन एंड स्टोहल की। ये पूछता ही पूछता है। तो आफ्टर 20 मिनट, क्योंकि ई कोलाई 20 मिनट में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप फाइनली देखिएगा क्या कि N14 ऐसे ही करके सेंट्रीफ्यूगेशन करिएगा तो देखिए एक मिल गया इंटरमीडिएट और एक मिल गया लाइट। सेमी कंजर्वेटिव पीछे ही क्या हो चुका था, प्रूफ हो गया था। तो एबव एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इस वजह से यहाँ हम विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। एक्चुअली इतना जो आपने देखा वो डीएनए का रिप्लिकेशन होगा कैसे, यानी एक्चुअल मैकेनिज्म आप यहीं देख पाएंगे कि कैसे एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और ये जो वीडियो होगा काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, जैसे ये हुआ है, और कई क्वेश्चन का आप जवाब यहाँ से दे सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मेरा नाम है मुकेश कुमार। यदि मेरा कार्य आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टॉप कर दूं मैं इसे।